हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का सीआरएम आईएएस के इस पॉडकास्ट सीक्वेंस में सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ ज्योग्राफी की तैयारी कैसे की जाए और लास्ट टाइम व्हाट वी हैव टू डू फॉर द ज्योग्राफी। यूपीएससी प्रीलिम्स अप्रोच हो रही है, आप सभी को मालूम है 25 मई 2025 को यूपीएससी की प्रीलिम्स है। तो आखिर लास्ट टाइम पर ज्योग्राफी को कैसे हम तैयार करें। एक बहुत ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट वेटीज वाली सब्जेक्ट कंसीडर की जाती है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो बहुत सारी क्वेश्चंस हैं आप सभी बच्चों की, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान जुड़े हैं, हमारे प्यारे मित्र हैं और यूपीएससी के पर्टिकुलर सेक्टर में इनका काफी बड़ा रोल रहा है। काफी बच्चों को इन्होंने सर ने गाइड किया है, मेंटर किया है और सर के काफी बच्चे यूपीएससी भी निकाल चुके हैं। तो चलिए आप सभी के सामने मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे प्यारे मित्र अभिषेक अभय सर को। सर कैसे हैं? थैंक यू सर, बढ़िया है। आप कैसे हैं सर? हाँ सर, आई एम फाइन। सर सबसे पहले हम लोग कुछ बिंदु पे डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारी सर बच्चों का क्वेश्चन आया मेरे पास। एक तो सबसे बड़ा सर क्वेश्चन ये है कि सर ज्योग्राफी क्या ऐसा, जो मैं सर पर्सनली मैंने देखा है कि बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं। कई बच्चे लास्ट टाइम पर ये सोचते हैं कि यार अभी तक मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, तो ज्योग्राफी छोड़ देते हैं या कोई एक सेक्शन छोड़ देते हैं। खासतौर पे ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चे ज्यादातर इस प्रकार की बातें करते हैं। सो पहले तो सर आप ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बता दीजिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एंड देन आफ्टर बताइए कि क्या कोई एक सेक्शन को छोड़ा जा सकता है लास्ट टाइम के लिए, अगर नहीं हुआ है तो। सर, इसको बताने के लिए मैं एक एनालॉजी लूंगा। ज्योग्राफी सर, जैसे एक युद्ध हो रहा है और युद्ध में हम लोगों ने महाभारत और ये सब देखा है। इसमें अलग अलग सीक्वेंस होते हैं। इस सीक्वेंस में आपने देखा होगा ब्रह्मास्त्र का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ब्रह्मास्त्र निकाला गया और वो अचूक होता है। ब्रह्मास्त्र इतना इंपॉर्टेंट होता है कि भैया वो एकदम अटैक करने वाला है, टारगेट लेने वाला है। ज्योग्राफी वो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी में स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हम लोग समय के हिसाब से, जैसे मुझे अपने समय का याद है कि जब मैं प्रिपरेशन करता था उस समय आर्ट एंड कल्चर का वो ट्रेंड नहीं था या इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली एंशियंट जो हिस्ट्री था ना, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। आज वो बच्चे नहीं कर सकते। आज एग्जामिनेशन का नेचर चेंज हो गया और उसमें से भी ज्योग्राफी तो ब्रह्मास्त्र है। सर हम 35 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मतलब समझिए, आपको एक पजल बनाना है और उसमें से 35 जो उस पजल के पार्ट है वो एक ही सेक्शन के है। आई थिंक इवन मेरा जो मानना है सर, आई थिंक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी तो आपको इन्वायरमेंट वाले को भी पैरेलली आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को एक साथ लेकर चलिए। सर मैं वो 35 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर बता रहा हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बीच में तो ऑर्गेनिकली कोई सेपरेशन है ही नहीं सर। ठीक है, आप अलग कर ही नहीं सकते। मतलब बिना आप ज्योग्राफी को पढ़े हुए एनवायरनमेंट नहीं समझ सकते और एनवायरनमेंट को समझना है तो ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कांसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो और इसीलिए मैं जब भी बात कर रहा हूँ यहाँ, ये जो 35 क्वेश्चन है मैं ऐड कर रहा हूँ सर, बेसिकली एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों को लेते हुए लगभग 12-13 क्वेश्चन का एवरेज जो है आपका ज्योग्राफी का जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप समझिए 100 में से 35 क्वेश्चन है, डिसिसिव फैक्टर है सर। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वैसे, आई थिंक इन 2024 यू हैव ऑलरेडी सीन दैट 2024 के पहले ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन आती थी, लेकिन अचानक से वो ट्रेंड बढ़ गया और हिस्ट्री का यू नो डाउन कर दिया। लास्ट वाले पॉडकास्ट में हमारे साथ आमिया सर भी जुड़े थे, आप तो जानते हैं सर को। सो ही आल्सो सेड दैट कि ऐसा मत समझिए कि अगर क्वेश्चन कम पूछा है तो आप उस पर कम फोकस करें, है ना। यूपीएससी अपने आप में अनप्रेडिक्टेबल है। आपको लास्ट टाइम 5 हो सकता है, इस पर 20 क्वेश्चन वो पूछ लें, कुछ फिक्स नहीं है। सो आपका क्या टेक है ज्योग्राफी का? जिस तरीके से कम क्वेश्चन आया है 2024 के पहले, क्या ज्योग्राफी पे हमें स्पेशली फोकस करना चाहिए या फिर इसको चूंकि ये मान ले हम लोग कि भाई कम क्वेश्चन आ रहा है तो इस पे कम ध्यान देने की जरूरत है? सर अगेन, जब ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को आइसोलेशन में नहीं देख सकते सर। आइसोलेशन में इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी, जैसा मैंने बताया, इकोलॉजी और करंट अफेयर्स के साथ गुथा हुआ, इंटरट्विन्ड है सर। और यूपीएससी का नेचर इंटरडिसिप्लिनरी हो रहा है। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप ज्योग्राफी और इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जोड़ दें तो हम 40 से ज्यादा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर। वी आर अप्रोचिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस। पहली बात ये सर। और इंपॉर्टेंस की जहां तक बात है सर, देखिए मैं अक्सर जब क्लास में पढ़ाता हूं बच्चों को तो मेरा पहला टॉपिक होता है रिसोर्स, संसाधन। और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक प्रशासक के रूप में आप करते हैं क्या? आप संसाधन को मैनेज करते हैं। और आज के समय में सर संसाधन, रिसोर्स क्राइसिस में है। आज के समय में, मतलब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा है सर। चाहे आप वॉर देखें, यूक्रेन वॉर अभी हो रहा है, चाहे आप यूरोप के कंडीशंस देख ले, या जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं, ये जो करंट अफेयर्स वाला सीक्वेंस है ना सर,
इसको समझने के लिए ज्योग्राफी और इकोलॉजी बहुत बहुत, इनफैक्ट इकोलॉजी तो इंटरनेशनल रिलेशन का टूल हो गया है। ओके। मैं मानता हूं, मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूं सर, मैं बताता हूं कि ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। ओके। और ये जो है, इनफैक्ट ये स्टूडेंट लोग समझते होंगे, वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कोई सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, वो कहेगा मदर ऑफ ऑल सोशियोलॉजी है। हिस्ट्री वाले हिस्ट्री कहेंगे, पॉलिटी वाले कहेंगे एग्जैक्टली यही मेरे पॉलिटी, माइंड में क्वेश्चन चल रहा हाँ था, मैं पूछना पॉलिटी चाह वाले पॉलिटी कहेंगे। लेकिन सर मैं इसको प्रूफ कर देता हूं रहा हूँ। कैसे, बिकॉज सारे जो सब्जेक्ट्स है ना सर, वो अलग अलग डायमेंशन, हिस्ट्री बात करता है हिस्टोरिकल डायमेंशन सर, हिस्टोरिकल डायमेंशन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, कि उस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे हम बात करते हैं पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई में, या मौर्यन एम्पायर बात करते हैं, आप बात करते हैं अशोक, सर अशोक किस अशोक की बात कर रहे हैं सर? आप उस अशोक की बात कर रहे हैं जो बेसिकली राजा था। अशोक नाम का व्यक्ति उस समय कई और रहा होगा, लेकिन वो अशोक इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि उसके पास एक चीज था सर, और वो था रिसोर्स, संसाधन। ठीक है, इकोलॉजी में हम संसाधन की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में संसाधन, पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है सर, संसाधन की ही बात कर रहे हैं। पॉलिटी इसीलिए वो सब्जेक्ट इसलिए निकला क्योंकि हमें पता था संसाधन सीमित है, और सीमित संसाधन में किसी को पहले मिल गया है, तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि समाज में केओस और एनार्की ना बने, और संसाधन को एक फॉर्मूले से बांट दिया जाए। लेकिन एक सब्जेक्ट जो पूरी तरह केवल संसाधन पे फोकस्ड है, वो ज्योग्राफी है। तो दैट इज वाई मुझे लगता है सर कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस अभी के समय में एग्जामिनेशन में बढ़ता जा रहा है, और ये आगे और भी बढ़ता जाएगा। सो आपका सर ये कहना है कि अगर यूपीएससी किसी एक सेक्शन से कम क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप ये मत मान के चलिए कि अगली बार नहीं पूछेगी। यस सर, वो कभी भी ट्रेंड बदल सकता है, शिफ्ट कर सकती है। आस्किंग जो क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच है यूपीएससी का, वो भी सर अलग होता है। सर यूपीएससी तो वही अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, तो वो अनप्रेडिक्टेबलनेस को बनाने के लिए ये ऐसा जरूर करते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर के साथ एक बार जो हम, मुझे याद है, हम लोग ये एग्जामिनेशन दे रहे थे, आर्ट एंड कल्चर के 15 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए, तैयारी कुछ थी नहीं। अब भाई लोग हतबरब कि अब करना क्या, एग्जामिनेशन हॉल में पता चल रहा है सर। उसके बाद से आर्ट एंड कल्चर का ट्रेंड शुरू हुआ सर, 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से हुआ कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछने लगे। ज्योग्राफी के साथ भी यही है। अच्छा, जो एटलस वाला सेक्शन है सर ज्योग्राफी का, वो आईआर से जुड़ा हुआ है, तो कई लोग उसे काउंट नहीं करते ज्योग्राफी में। बट मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जिसको कहते हैं या तो नाक सामने से पकड़ी है पीछे से पकड़ी है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन का वेटेज लगभग सेम रहा, एग्जैक्टली। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एक बच्चों का एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन है जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, कि सर क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में? उनको मालूम है फिर भी वो पूछते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इस पे आपका क्या कहना है? सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पे बच्चा अगर पूछता भी है, तो क्या हमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना चाहिए, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, या दोनों को साथ लेके चलना चाहिए? सर देखिए, अगर हम बहुत एकदम स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म में जाएं, तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए थोड़ा सा, जिसको हम कह सकते हैं ना, वैसे तो सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं झुकाव आपका बदल सकता है। प्रीलिम्स के लिए आपका फोकस होना चाहिए पहले फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक समय था, जैसा आप कह रहे हैं सर, अगर मैं 2011 से पहले की बात करूं, तो इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा होता था, और जो अगर हम बात करें बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी का, तो वेटेज या तो उतना ज्यादा नहीं होता था या बराबर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है सर, फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। फिजिकल ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस चूंकि कुछ ज्यादा फैक्चुअल नेचर के होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे रिवर से आप 2024 में देख लें, रिवर से क्वेश्चन आया था। 2023 में देख लें, रिवर पे क्वेश्चन आया था। तो कुछ ऐसे सेक्शन है, जैसे सॉइल ऑफ इंडिया हो गया, रिवर ऑफ इंडिया हो गया, इन सारे सेक्शंस को आप कवर कर सकते हैं। इसमें भी सर मैं बताऊंगा, इसमें रामबाण, जैसे मैंने बताया सर, ब्रह्मास्त्र बनाने का कारण था सर, क्यों? क्योंकि आप किसी और सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी जैसे अभी कोई स्टूडेंट आया है, और अभी वो पूछता है कि सर अभी मैंने 40-50 दिन जो भी बाकी है, 30 दिन बाकी है, अब ज्यादा 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा दिन बाकी है, तो इस इतने दिन में हम क्या करें, ज्योग्राफी कैसे करें? तो सर उसके लिए ब्रह्मास्त्र सटीक उपाय है। अगर आप उतना मेहनत करें तो आपको रिजल्ट, जिसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं सर, अगर उतना मेहनत करें तो आप अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हैं। ये किसी और सब्जेक्ट में संभव नहीं। एग्जैक्टली। सर एक क्वेश्चन ये था कि लाइक, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई फ्रेशर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसको कौन कौन से क्या सोर्सेस होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, और क्या एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है? अगर इंपॉर्टेंस है तो क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर हमारा ज्योग्राफी तैयार हो सकता है? प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्या हमें जीसी लियोंग या फिर अदर माजिद हुसैन जो बुक्स हैं, ये हमें पढ़नी चाहिए? आप इस पे क्या टेक लेना चाहेंगे फॉर द फ्रेशर?
सर मेरे ख्याल से, और जो मैं अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ, जैसा मैंने बताया आपको भी कि, और ये रिकमेंडेशन काम भी किया है, कई स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन क्रैक किए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। ओके। इनफैक्ट मैं इन जनरल भी थोड़ा चला जाऊं तो सर मुझे लगता है कि एनसीईआरटी किताबें, वैसे सबका अलग अलग टेक होता है, लेकिन एनसीईआरटी किताबें जो है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी के लिए तो वो इट्स लाइक अ बाइबल। बाइबल। को आपको एनसीईआरटी किताब क्लास 11th और 12th की, जो ये दो फोकस में, 11th में दो किताबें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये चार किताबें, और बहुत पतली पतली किताबें हैं सर, ठीक है, और बहुत ल्यूसिड वे में लिखा गया। एनसीईआरटी किताबें पढ़ने का केवल मतलब नहीं, मेंस की आपने बात की थी, केवल ये मतलब नहीं है कि आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसमें ये भी मतलब कि अगर आप उसको पढ़ रहे हैं ल्यूसिड तरीके से, तो आंसर राइटिंग भी आपका मजबूत हो रहा है। सर 6 से लेकर 10 तक की ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? सर आई थिंक अगेन इसमें क्योंकि क्या, क्वेश्चन यहाँ से भी आया है हाँ इसलिए। इसमें कैच है सर, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो और आप किसी इंस्टीट्यूशन या किसी फैकल्टी के मदद नहीं ले रहे हो, तब आपको 6 से लेकर 10th पढ़नी चाहिए। ओके। अदरवाइज इंस्टीट्यूशन के जो मटेरियल हैं, जो फैकल्टी हैं, वो फैसिलिटेट कर देते हैं 6 से, इनफैक्ट सर है क्या कि 6 से लेकर 10 तक जो एनसीईआरटी है ना, इसी को बेसिकली कंप्रेस कर करके 11th और 12th का एनसीईआरटी बनाया। लेकिन यहाँ पे सर अभय सर मैं बोलना चाहूंगा, देर आर सम फैक्ट्स, जैसे क्लास 9 की वेजिटेशन वाली चैप्टर है, उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सुंदरवन में पाई जाती हैं, वहां पर मेंशन है, लेकिन वो चीजें 11th क्लास में नहीं है। हाँ, सर इसीलिए मैं उसमें कहता हूं कि सर यहाँ पे टीचर का काम आ जाता है, टीचर का रोल आ जाता है। जैसे जब हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि सर आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाइए, आपको कोरल रीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरल रीफ के ऊपर टॉपिक नहीं है। तो ये बच्चों को नहीं पता, बच्चा सोचेगा कि हम 6 से लेकर 12 तक पढ़ लिए, हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसीलिए इंस्टीट्यूशन की दरकार होती है, इसीलिए राइट गाइडेंस की दरकार। तो कोरल रीफ हो गया, या जो इंपॉर्टेंट सलाइन एरियाज हो गए, या फिर अगर हम बात करें बेसिकली लेक्स के बारे में, लेक्स के डिफरेंट नेचर, जैसे लेक्स सॉल्टी लेक होते हैं, फ्रेश वाटर, ये सब डिटेल में नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आपको किसी गाइडेंस की आवश्यकता, किसी मेंटर की आवश्यकता हो जाती है, जो आपको बताए कि क्या वहां है और क्या वहां नहीं है। अगेन आपका एक सवाल और था सर कि क्या इससे काम चल जाएगा? सर एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, जैसा अभी नेचर है। लेकिन क्या बिना एनसीईआरटी के आप काम चला सकते? नहीं चला सकते। एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, और उससे बिल्कुल पढ़ करके समझ लेना है, इट्स द बाइबल। लेकिन फिर उसके अलावा आपको रेफरेंसेस बुक, जैसे जीसी लियोंग की आप बात कर रहे थे, अच्छी किताब है काफी ज्यादा सर उसमें टेक्निकल टर्म्स यूज की गई हैं। क्या इस पे आपका सर मुझे जीसी लियोंग और एनसीईआरटी ना सर लगभग जिसको कह सकते हैं ना ट्विन ब्रदर्स, बट यही यू आर सेइंग दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर? दे आर, बट एग्जांपल इज कि जीसी लियोंग हैज सम इंटरनेशनल एग्जांपल्स, ठीक है, एंड जिसको हम कह सकते हैं, चूंकि बाहर की किताब है, साउथ कोरियन राइटर लिखे हैं, तो इसका जो टिंज है थोड़ा इंटरनेशनल है, बट जो बेसिकली इसका ब्लूप्रिंट है वो लगभग एनसीईआरटी से मैच करता है। हाँ, आपने माजिद हुसैन की बात की, इसको मैं बेसिकली बच्चों को मना करता हूँ, इतनी मोटी सी किताब है, टेक अवे बहुत कम, तो उसके लिए आप नोट्स बनाना, खुद का नोट्स बनाना, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स आप पढ़ रहे हैं, सर एनसीईआरटी की जो रिवर्स है, मैं बार बार बताऊं सर, एनसीईआरटी कुछ मामलों में अगेन ब्रह्मास्त्र का भी ब्रह्मास्त्र, ठीक है। जैसे रिवर वाला चैप्टर है, आपको मैं, जैसे कुछ बच्चे अभी जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करा है और जिनको लगता है कि अब लास्ट में क्या करें, बाबू एनसीईआरटी का रिवर वाला चैप्टर जाके पढ़ लो और याद कर लो, एक एक पॉइंट याद, एक एक लाइन याद कर लो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा सर, अगर आपने उस क्वेश्चंस को, उस सेक्शन को याद किया, जबकि एनसीईआरटी में, जैसे एक एग्जांपल मेजर रिवर की बात करें, भारत में 3 सेक्शन में बांटा गया है नदियों को, मेजर, और इसके बाद इंटरमीडिएट और माइनर। सर मेजर रिवर है 44 एनसीईआरटी में 44 के 44 रिवर नहीं दिए, ठीक है। अगर हम इंटरमीडिएट रिवर की बात करें तो इंटरमीडिएट मेजर रिवर 14 है, इंटरमीडिएट रिवर 44 है, और जगह अगर हम बात करें बेसिकली माइनर रिवर की, तो सर 8000 से ज्यादा है। तो अब कई बार माइनर रिवर से भी क्वेश्चन आ जाता, और लेकिन किस रिवर से आता है सर? उन रिवर से आता है जो एनसीईआरटी में दिए, मांडोवी के बारे में, जुआरी के बारे में, गोवा की सर नदियां है। अब ये बहुत फेमस नदियां नहीं है, बहुत पॉसिबल है कि नॉर्थ बिहार में रहने वाला इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। सर एक और क्वेश्चन है कि अभी हम लोग ज्यादातर सेंट्रलाइज हालांकि रहते हैं प्रीलिम्स को लेकर, जो अभी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, हम लोग फ्रेशर को लेकर एक सेशन अरेंज कर लेंगे। सर अभी कई बच्चों के मन में चल रहा है कि यार मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, कई बच्चों का है कि यार मैंने एनसीईआरटी के साथ माजिद हुसैन पढ़ा है, कई बच्चों का है कि एनसीईआरटी के साथ जीसी लियोंग पढ़ी है, और पढ़ी भी है तो पूरी नहीं पढ़ी है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस
क्या बच्चों को भी टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस तो कभी नहीं होने वाला है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो अभी आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आधा अधूरा तैयारी किए हुए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में वो काफी टॉपिक छोड़ चुके हैं, तो पहले तो ये बताइए कि इस इशू में, इस स्थिति में क्या किया जाए, और दूसरा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकती हैं अगर हम ज्योग्राफी का बात कर लें सर हाल वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए, रिसेंट ईयर्स का। सर जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, तो एनसीईआरटी मैं सबसे पहले कहूंगा कि एनसीईआरटी को रिवाइज करो। आपने कैसे पढ़ा है, देखो एक पढ़ा हुआ होना और एक सच में जिसको कैसे आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात आपने किया है कि नहीं एनसीईआरटी। मतलब कि एनसीईआरटी के सारे पार्ट्स एंड पार्सल आपने जो, जैसा मैंने बताया, और मैं अगेन 6 से 10 तक नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ 11th और 12th की ये 4 एनसीईआरटी किताबें अगर आपने आत्मसात की हुई है तो आपने लगभग आधा गेम आपके हाथ में, ठीक है, आपका बेसिक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेकिन ध्यान रखना फैक्ट, अब जैसे एक एग्जांपल प्रीलिम्स में सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, अगर आप लोगों ने नहीं करा है जरूर कीजिएगा, वो है लैंडफॉर्म का सर। और लैंडफॉर्म से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ड्रबलिंग्स क्या हैं, स्कर्स क्या है, अब ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है सर, और फैक्चुअल भी बहुत है, बहुत फैक्चुअल। तो अब इसको छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी से। वैसे तो एनसीईआरटी के अलावा भी कई सारे आपको लैंडफॉर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी वाला लैंडफॉर्म्स कर लेना है। अब इस चक्कर में कि भाई हम बाहर से लैंडफॉर्म्स उठा लें, कंफ्यूजन होगा, तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है पहले वो पढ़ ले, इसके बाद जीसी लियोन का नंबर आता। अगर एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा निकलना चाहते हैं, इसमें ध्यान रखें कि जो बातें एनसीईआरटी में हैं, कई बातें जीसी लियोन में भी, तो आप उसको हटा दें। लेकिन जो जीसी लियोंग में है और एनसीईआरटी में नहीं है, वो वाले सेक्शन को पढ़ ले। माजिद हुसैन मैं अभी भी बोलूंगा सर कि मुझे नहीं लगता कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक, अब जैसे सॉइल ऑफ इंडिया, जितना एनसीईआरटी में दिया गया सर काफी है। ओके, सो सर एक चीज और मैं बोलता हूँ कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लाइक यूपीएससी और ज्योग्राफी आप तैयार कर रहे हो, तो आप मैप के साथ पढ़ो, आप ज्यादा अच्छे समझेंगे। सर पहले तो आप ये बताइए कि जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, आपने क्लास 11 की ज्योग्राफी की बात की, उसमें सर रिवर्स हैं, तो गंगा जहां जहां से गुजरती है अलग अलग प्रयाग उसका नाम है, वो कैसे याद हो, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट्स है। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी फैक्ट्स जो ज्योग्राफी की हैं उसको लंबे समय के लिए हम कैसे याद करें सो दैट कि डी डे के दिन वो याद आ जाए बच्चों को, क्या इस पे सर आप कहना सर ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स, ठीक है, और इसमें मैप 3 चीजें हम यूज कर सकते हैं। पहला माइंड मैप, दूसरा है जो डायग्राम्स, और जैसे रिवर वाला आप बताएं, जैसे मैं क्लास में भी बताता हूँ, डायग्राम्स, रिवर के डायग्राम सर याद होने लायक होते हैं, प्लस उसमें कोड्स भी होते हैं। अब जैसे गंगा, अब 3 जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये तो बहुत आसान है याद करना, और मैं इसके चीट कोड्स भी देता हूँ। साउथ इंडिया में जैसे अगर हम बात करें कृष्णा या कावेरी, और इसके कई ऐसे ट्रिब्यूटरीज है। अब जैसे अगर मैं बच्चों से पूछ लूं सबरी कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और कई बार एनसीईआरटी में इस ट्रिब्यूटरीज के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन ये ट्रिब्यूटरीज एग्जाम में पूछ जाती है। तो इनको कैसे याद करना है, तो सर इसको बेसिकली डायग्राम से हम याद करते हैं। हम रिवर को लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको लाइन डायग्राम्स कहते हैं, और लाइन डायग्राम्स की मदद से चीट कोड्स बना लेते हैं। और फिर उन चीट कोड से, अब इसमें रिवर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सर, कि पहले रिवर ऑरिजिनेट करे, हम इसको कहते हैं ओसीटी। सारे रिवर का नाम याद करना जरूरी है? नहीं सर, उसमें लिस्ट ऑफ रिवर्स है, जैसे मैंने बताया जो मेजर रिवर है सर 14, इन 14 में से लगभग 10 रिवर से क्वेश्चंस आते हैं, 3 तो रिवर हमारी ही होगी। अगर हम बात करें सर नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में 3 ही ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। अब इन तीनों की कई सारी ट्रिब्यूटरीज है। तो सर जो मैं कह रहा था ओसीटी, ओसीटी का फॉर्मूला याद करें, ओसीटी, ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन, सी स्टैंड फॉर कन्फ्लुएंस, एंड टी स्टैंड फॉर ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी बहुत सारी हैं सर, तो सिंपल है कि आपको सबसे पहले जो मेजर रिवर है उनकी 5 ट्रिब्यूटरी याद करनी है, और जो इंटरमीडिएट रिवर है उनकी 3 ट्रिब्यूटरी याद करनी है। स्पेशली अगर किसी ट्रिब्यूटरी पे कोई मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आपको याद करना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को भी कंसीडर किया जा सकता है सर, वो मैप से क्लियर हो जाता है। तो मैप जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया डायग्राम्स, तो मैप जैसे देखते हैं उस मैप से। इनफैक्ट ज्योग्राफी के लिए मैं स्टूडेंट, और ये मैं थोड़ा सा मतलब उन स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी जिन्होंने नहीं किया उनके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन ज्योग्राफी के लिए आपको करना क्या है, आपके पास एक बुक होनी है और उस नोटबुक पे लिख देना ज्योग्राफी विथ मैप्स, ठीक है। और सारे टॉपिक्स, जितने टॉपिक, जो टॉपिक आपको लगते भी नहीं है सर कि वो ज्योग्राफी के, जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक मैं बात करूं, अगर मैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी की बात करूं, या फिर मैं बात कर लूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, सर इस पे भी मैप। ज्योग्राफी में कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं कि जो मैप्स है। तो आपको एग्जामिनेशन में आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी, सर मैं खुद करता था, लगभग 2.5-3 घंटे में पूरा ज्योग्राफी, राइट फ्रॉम फिजिकल से लेकर के इंडियन ज्योग्राफी, सर उस मैप के माध्यम से कवर हो जाए।
सर मैप में जैसे अभी आपने जो इशू लाइक क्वेश्चन भी आपने उसको आंसर किया। मैप में जैसे सर एटलस का या फिर आई थिंक ब्लैक स्वान का भी है। हम्म। तो बहुत सारे बच्चे अलग-अलग बुक्स को फॉलो कर रहे हैं फॉर द मैप। सो कौन से उसमें भी बहुत सारी सर चैप्टर्स हैं। हम्म। तो हम आप अगर कुछ राय देना चाहें, कौन सी ऐसी लाइक लाइक क्या हमें फिजिकल वर्ल्ड का जो वर्ल्ड हम्म। मैप हमें देखना चाहिए या फिर वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखना चाहिए इंडिया का? हम्म। कौन-कौन से मैप को आप बेसिकली स्पेसिफाई करेंगे फॉर द लास्ट टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन? सर फॉर दिस एग्जामिनेशन आई वुड से कि सर सबसे पहले फिजिकल मैप का देखना है। ओके। इसमें मैं कुछ मैप्स के नाम आपको बता दूं। हम्म, सबसे पहले कि इंडिया का फिजिकल मैप सबसे पहले आता है किसी भी। हम्म, हाँ, दो एटलस, या तो वो ऑक्सफोर्ड है या ओरिएंट ब्लैक स्वान, कोई भी एटलस काम कर जाएगा सर, कोई स्टैंडर्ड एटलस जिसको हम कहते हैं। तो आपको इसमें एटलस में ये चुनना नहीं है क्योंकि कि ये लास्ट एटलस टाइम अच्छा हाँ है, लास्ट टाइम ये हाँ। हाँ हाँ। इंडिया का मैप सबसे पहले देखना फिजिकल। मैं हम्म, पॉलिटिकल मैप को पूरी तरह भूल जाओ, वैसे हम्म, पॉलिटिकल मैप भी जरूरी आ जाती है, हम्म, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्योंकि अभी समय कम है, हम्म, तो आपको अगर आपने मैप नहीं किया, मैं ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी बता रहा हूं जिन्होंने मैप आज तक किया ही नहीं है, हम्म, वो क्या करें। तो सबसे पहले वो एक पर्टिकुलरली एटलस ले। एटलस में जितने भी फिजिकल पेजेस हैं, हम्म, अब फिजिकल में कौन कौन करना है, सबसे पहले फिजिकल इंडिया। ओके, अच्छा, इंडिया का केवल फिजिकल करना, अभी स्टेट में नहीं जाना है, बिकॉज ओके, आप देखेंगे स्टेट के भी फिजिकल है, समय नहीं है इस कारण से। हम्म, जब इंडिया का फिजिकल हो जाए, इसके बाद आपको वर्ल्ड फिजिकल में जाना है, और वर्ल्ड फिजिकल में देखेंगे एक पूरा वर्ल्ड का मैप है, हम्म, और इसमें एक जगह एंडीज माउंटेन दिया गया। हम्म, तो जितने बड़े बड़े चीज आप देखेंगे, फॉन्ट एटलस में 3 लेवल के फॉन्ट होंगे। हम्म, ठीक है, फॉन्ट साइज चूंकि हर एटलस में अलग अलग है, तो मैं 12 या 11 साइज नहीं बताऊंगा। आप देखेंगे जो बड़े साइज के फॉन्ट है, मतलब आपके एटलस में जो सबसे बड़ा वर्ड लिखा है, जैसे आप देखेंगे हिमालय, हिमालय थोड़ा बड़ा सा लिखा होगा। ओके, अब जो हिमालय का साइज है ना, इतने साइज के जितनी भी चीजें हैं वो सब याद कर लेना। ओके, और बहुत ज्यादा नहीं होगा सर, लगभग अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो ऐसे लगभग 30 से 40 वर्ड्स होंगे जो उस साइज के होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पलट लेना है, इसके बाद आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ओके। इन सब में भी यही काम सो करना यू आर सेइंग कि फिजिकल मैप देख लो कॉन्टिनेंट के अनुसार भी, है। वर्ल्ड का और इंडिया का। बट सर एक मैं और यहाँ पे अभय सर बोलना चाहूंगा, कई बार ऐसा देखा गया है कि जनरली पूछ लेता है कि हैदराबाद तो उसके लॉन्गिट्यूड में कौन सा सिटी आ जाता है, लैटिट्यूड में कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर से भी कि कौन कौन सी सिटी से गुजर रहा है। व्हाट यू से अबाउट? सर ये तो कन्वेंशनल जो आपने कहा ना, ये सर बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ये जब हम लोग मैप वर्क करते हैं ना, तो हम बताते हैं कैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ये सर अब इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, थोड़ा रिसेंटली ना यूपीएससी ने चेंज कर दिया। यूपीएससी ने इसको और मजेदार बना दिया। यूपीएससी क्या करता है, कोई एरिया, और अब देखिएगा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस कैसा है। लोग इसको बोलते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैं नहीं मानता भाई। ओके। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जैसे यूपीएससी ने थोड़े समय पहले पूछा था, और उसने साउथ ईस्ट एशिया के सर, वियतनाम और थाईलैंड और इन एरिया के 4 सिटी का नाम दे दिया, और बोला कि भैया इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। अब ये क्वेश्चन लोग बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट सर, बहुत आसान क्वेश्चन था। रीजन क्या था सर, वो एरिया उस समय न्यूज में था। जैसे अभी यूक्रेन का एरिया न्यूज में है, तो यूक्रेन के आसपास जो सिटी है, अब यूक्रेन का कैपिटल कहां पे है, क्रीमिया कहां पे आता, क्रीमिया में कौन से इंपॉर्टेंट सिटी है, वो पेनिनसुला, ब्लैक सी कहां पे है। देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे सर इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। ये भी देखा गया है सर जो बोलना चाह रहे हैं, जो मैं अभी तक समझ पाया कि आप कह रहे हैं कि देख भाई अभी डायरेक्टली जो भी अगर न्यूज में डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट उससे रिलेटेड इश्यूज पे पूछेगा। इश्यूज प्लस पे अगर डायरेक्ट पूछना भी होगा करंट अफेयर से तो पिछला 1.5-2 साल पहले वाला पूछेगा, है ना, क्योंकि डायरेक्ट रिसेंट न्यूज से नहीं पूछता है क्वेश्चन। रिसेंट न्यूज से अगर क्वेश्चन पूछता है, तो लोग उसे करंट अफेयर्स की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्रेडिट खत्म हो जाता है, बोलता है अच्छा करंट अफेयर से पूछ लिया। टेक्निकली वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है, अगर आपने मैप अच्छे से किया। इसलिए जब हम लोग मैप करते हैं, तो मैप में एक सेक्शन रखते हैं करंट अफेयर्स मैप, जो कि लगातार चलता रहता है, जिसमें हर वीकेंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट बेसिकली करंट अफेयर्स हुआ है, उससे रिलेटेड जो मैप्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे अभी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा, ट्रेड वॉर चल रहा है, और ट्रंप साहब ने जो है टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ किया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ट्रेड रूट्स होते हैं। तो अमेरिका से जो ट्रेड रूट यूरोप के लिए जाता है, और यूरोप से जो ट्रेड रूट एशिया के लिए जाता है, इसमें जैसे हम लोग अपने बेसिकली देश में नेशनल हाईवे देखते हैं, नेशनल वाटरवे देखते हैं, वैसे इंटरनेशनल हाईवेज एंड लाइंस भी है। और जनरली मैंने देखा है सर कि कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि ये वाली आइलैंड कहाँ है,
है ना, तो उस पे भी थोड़ा फोकस कर लें आप लोग, या फिर मेडिटेरेनियन से जो सी है उसके क्लोज कोस्टल कंट्रीज कौन कौन सी हैं सर? यहाँ वो से? मेडिटेरेनियन सी सर स्पेशल केस है सर। यूपीएससी का कुछ जो है ना वो लव एट फर्स्ट साइट है सर। मतलब ओके। यूपीएससी को प्रेम है उससे। हाँ। अब जैसे इन जनरल में बात करूं, एनीथिंग दैट रिलेट्स विद वुमेन, हम्म। ठीक है, वुमेन इश्यूज या समथिंग, जैसे कुछ समय पहले अफ्रीका में देयर वाज अ केस जहां पे एक ट्राइबल्स ग्रुप ने कुछ महिलाओं को बेसिकली कर दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। एनीथिंग दैट रिलेट विद वुमेन, एनीथिंग दैट रिलेट विद मेडिटेरेनियन, ओके। and anything that relates with Africa or basically Africa-India relations, that becomes very, very important. सो सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों का मेरे पास आया है, क्वेश्चन ये है कि सर लास्ट टाइम पे क्या अगर हमें क्या टेस्ट देना चाहिए ज्योग्राफी सेक्शन को अच्छे से तैयार करने के लिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? सर लास्ट टाइम भी थोड़ा सा जिसको अगर हम ये करें कि जैसे अभी आप बता रहे हैं क्या अभी मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अब मॉक टेस्ट देना बंद कर देना चाहिए। अब ये अनड्यू प्रेशर क्रिएट करेगा। अब टेस्ट देने का, टेस्ट होता है जब आप, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च तक आपने टेस्ट दिया, ठीक है, अप्रैल मई में अभी टेस्ट मत दो। हाँ, आपने जो टेस्ट दिया है, अगर दिया है तो आप उनके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ो, एनालाइज करो और अपने नोट्स में देखो उस। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो लास्ट टाइम में मार्केट से टेस्ट ले लो, टेस्ट मत दो, प्रेशर क्रिएट होगा, किसी टेस्ट में कम मार्क्स आ गया, लगे हम नहीं पढ़ा है, तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन। एक और इशू है सर कि कई बच्चे ना पैरेलली यूपीएससी के साथ साथ मैं थोड़ा चाहता हूं कि ज्योग्राफी वाले एरिया से हट करके कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं। कई बच्चे यूपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं और यूपीपीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं, है ना? तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चे को जो पैरेलली दो तीन, हालांकि इस बार तो उतना इशू नहीं है क्योंकि यूपीपीसीएस का डेट काफी बाद में है, प्रीलिम्स का, बीपीएससी का भी कुछ अता पता नहीं है, सितंबर में उन्होंने बोला, लेकिन पक्का ये नहीं लेंगे उस समय। सो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इस बार वैसे इशू नहीं है, लेकिन वैसे बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका ये लग रहा है कि यार मैंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिया, मेरा नहीं निकल रहा है? आप क्या सलाह सजेशन देना चाहेंगे? सर इसमें तो जैसे स्ट्रैटेजी वाइज जो आप बता रहे हैं, पहले तो मैं हर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि अपने स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन तो एसेंशियली दो। आप चाहे यूपीएससी टारगेट कर रहे हो तो बीपीएससी दो, और अगर बीपीएससी टारगेट कर रहे हो तो भी यूपीएससी दो, बिकॉज ये दोनों एग्जामिनेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप मेन मान लेते हैं, यूजुअली जैसे बीपीएससी वाले बोलेंगे हमको यूपीएससी देने से क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट ये होगा कि बीपीएससी का नेचर एनालिटिकल हो गया, तो वो जो एनालिसिस की क्षमता है, जो स्टेटमेंट है, इनफैक्ट आप देखेंगे कि बीपीएससी के क्वेश्चंस, आप 69 बीपीएससी, 17th बीपीएससी सर एक्सेप्शन है, लेकिन 69 बीपीएससी क्वेश्चन वाज वेरी पैरेलल विद यूपीएससी एग्जामिनेशन जो 2007 से लेकर के 2010 के आसपास हुआ, तो उस लेवल का था। सिमिलरली जो बच्चे बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन देना चाहिए। पहली बात यह है कि अब इसे एक बैकडोर भी मान, ठीक है, और एग्जामिनेशन का नेचर अनप्रेडिक्टेबल है सर, तो ऑब्वियसली आपके पास एक और हैंड होना चाहिए, एग्जामिनेशन की रेगुलरिटी भी बनी रहती है। एक सर उमा नाम की एक स्टूडेंट है और वो ऑलरेडी महाराष्ट्र पीसीएस निकाल चुकी हैं, उनका मेरे पास पिछले वीक एक क्वेश्चन आया था कि सर जो ज्योग्राफी है, क्या क्लास 12 वाली एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है लास्ट टाइम के लिए? लास्ट टाइम के लिए सर देखिए 12 वाले में भी सर दो ज्योग्राफी है, इसमें एक आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें डेटा अपडेटेड नहीं, लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बताऊं, उसको आधे घंटे में कुछ पॉइंट्स अगर आप टेक कर लें, स्पेशली आप फिल्टर क्या कर सकते हैं, जितने भी डेटा है आउटडेटेड डेटा है उसको हटा लीजिए, वो सारा डेटा आपका रिवाइज हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं और बहुत ही कम कंसेप्ट्स है, मतलब अगर उस कंसेप्ट को कंपाइल करें तो आपको 4-5 पेज में, 4-5 A4 शीट्स में वो सारा कंसेप्ट आ जाएगा। बस उतना ही आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला 11th वाला आपको करना ही है। 11th वाला तो दो करना है, वो अगर आपने नहीं किया है स्टैंडर्ड बुक तो मत कीजिए अभी कुछ। नहीं, अगर कुछ भी नहीं किया और कुछ करने की इच्छा है तो सर 11th वाली दो कर लो। सर क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? बच्चा अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है भाई, उसी को रिवाइज करो, कुछ नया मत पढ़ो, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी के लिए कौन सी अभी सर क्लाइमेटोलॉजी के लिए फिर चूंकि ये सेक्शन बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है, तो ये जिसको कैसे दो धुरी तलवार है, अगर एकदम नहीं पढ़ा है और एकदम ही कुछ नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ बहुत बेसिक टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे एटमॉस्फेयर वाला सेक्शन है वो पढ़ जाओ, आसान है। लेकिन फिर उसमें कुछ बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि डेप्थ वाले टॉपिक भी, और यूपीएससी वन लाइनर तो पूछता नहीं। तो अगर आपने मान लो कि एल नीनो सडन ऑसिलेशन पढ़ लिया या मैडन जूलियन ऑसिलेशन रट लिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएगा कि आप वहां गलत करने की संभावना ज्यादा और माइनस मार्किंग। तो क्लाइमेटोलॉजी में अभी लास्ट टाइम गेम मत करो, उससे अच्छा क्या है
उससे अच्छा जो आपका लैंडफॉर्म वाला सेक्शन है वो डायरेक्ट है, समझने में बहुत ज्यादा। लैंडफॉर्म वाले पढ़ लो, सॉइल पढ़ लो, रिवर पढ़ लो। तो इन सब तरह के क्वेश्चंस जो ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करो। ओके, सो तो व्हाट इज योर टेक अबाउट कोपियंस क्लाइमेट वाला? क्या वो याद करना जरूरी है? बहुत हेक्टिक है सर, क्या उसके बारे में है? सर कोपन क्लासिफिकेशन मेरे ख्याल से वन ऑफ द इजीएस्ट है, ओके, इजीएस्ट पार्ट है कोपन सो अगर क्लासिफिकेशन। आप बताना चाहें 10-15 सेकंड या 20 सेकंड में कैसे याद हाँ, करना है? बहुत सिंपल है। पहले तो ये समझ लेते हैं भाई, व्लादिमीर कोपन भाई, उनके फादर और मदर एक रशियन थे, एक जर्मन थे। और अगेन मैं जब बताता हूं बच्चों को तो उस समय मैं रशियन और जर्मन के बीच का बताता हूं। ओके। और एक तो वाइफ हस्बैंड, तो वाइफ हस्बैंड बेचारा बीच में बच्चा, वो कंफ्यूज रहता था। और इसलिए उसका एक फितूर उसको चढ़ा कि भाई हम क्या कोडिफाई करें। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग मैथ में कोडिंग डिकोडिंग करते हैं सर। जैसे आप देखते हैं अगर डॉग को कैट कहते हैं, कैट को मैट कहते हैं, तो इन्होंने बोला कि हम कोड कर देते हैं। तो इन्होंने फिर एबीसीडी अल्फाबेटिकली कोड किया। अब जैसे ए इन्होंने रखा ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने ए क्यों रखा, अगर ये पूछा जाए तो अभी इस लॉजिक पे जाओ नहीं। बोलो ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी उसने रखा बेसिकली ड्राई क्लाइमेट के लिए, सी रखा वैसे क्लाइमेट के लिए जहां पे विंटर रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे डी रखा वैसे क्लाइमेट के लिए जहां सालों भर लगभग बारिश होती है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल की बात करें तो वो डी एफ, बड़ी डी होती है और फिर छोटी एफ और सी क्लाइमेट होता है। ये सारे कोड को ना एक हम लोग टेबल में डिकोड कर देते हैं। और इन कोड्स के हिसाब से, बिकॉज कोपन का ये कहना था कि दो ही फैक्टर हैं जो क्लाइमेट डिसाइड करता है, एक है टेम्परेचर और एक है बेसिकली रेनफॉल। तो टेम्परेचर रेनफॉल, ना ही टेम्परेचर कहीं से, अगर गर्मी है, अब जैसे एक एग्जांपल है, अभी हम मानते हैं कि गर्मी शुरू हो गई है, हम पटना में बैठे हुए, यहाँ गर्मी शुरू हो गई है। लेकिन अभी आप अगर चले जाएं कोई बेसिकली साउथ इंडियन को और उसको ये लेके आए तो उसको वो गर्मी नहीं लगेगी, वो बोलेगा भाई बड़ा अच्छा मौसम है, ठीक है। लेकिन अगर इसी बात को कोई हम कश्मीरी को ले तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव। तो इस सब्जेक्टिवनेस को ही इस कोपन क्लासिफिकेशन में एबीसीडी या तो स्मॉल या कैपिटल में डाला गया है। अच्छा सर, अभी कई बच्चे ना एक चीज को लेकर, क्योंकि यूट्यूब पे एक हाइप क्रिएट हुआ है कि अगर आपने ज्योग्राफी का नोट्स नहीं बनाया है लाइक एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक का, तो आपकी कुछ तैयारी नहीं है। डू यू थिंक कि नोट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द, क्योंकि अभी बच्चे नहीं बनाए हैं तो सर यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्लासिफाई करना होगा कि आप अभी वाले बच्चों के लिए पूछ रहे हो या इन जनरल पूछ रहे हो। अभी वाले के लिए क्या करना है? सर अभी वाले के लिए नोट्स तो अब नहीं बनाया हो तो मत बनाओ। ओके, आई थिंक नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट सर आपका खुद का बनाया हुआ चीज होता है। अगर नोट को आप इनहांस नहीं करते हैं, नोट को इनरिच नहीं करते, केवल अच्छा नोट बनाना भी कला है सर। और मैं तो चाहूंगा सर एक बार पॉडकास्ट ले लें हाउ टू मेक नोट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लड़ाई के लिए जा रहे हैं और आपको बंदूक चलाने नहीं आ रही है, दे दिया AK-47 और आप AK-56 चलाने के आदी हैं, आपको पता ही नहीं है। तो इनफैक्ट ये भी सर नोट मेकिंग एक्सरसाइज जो है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट सब्जेक्ट का। तो जिस तरह से ज्योग्राफी में नोट बनेगा वैसा पॉलिटी में या हिस्ट्री में नहीं बनेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो लास्ट टाइम के लिए अगर आपने नहीं बनाया तो टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी का मूल मंत्र है, एनसीईआरटी क्लास 11 की 2 किताबें हैं, उनको पढ़िए और जितना ज्यादा पढ़ सकते, कुछ और मत। इसके अलावा एक ही किताब है आपको लेना है एटलस, और एटलस में जो मैंने सर चैप्टर्स बताया फिजिकल, वो पढ़ जाइए, आपको बहुत सारा सेक्शन प्रोवाइडेड मदद थोड़ा और मिल जाएगा अगर आपने करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी कर रखा है। करंट अफेयर्स भी नहीं किया है, ज्योग्राफी भी नहीं किया है, भाई किया क्या है? That's good. मैं एक चीज और क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर अभी आपने सारी चीजों को एड्रेस कर दिया, लेकिन जब एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते, जैसे सोलर फ्लेयर के क्वेश्चन आई थी, उसमें 6-7 उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था। सो ज्योग्राफी के क्वेश्चन को एग्जाम में हम कैसे डील करें? क्योंकि हो सकता है अगर हमने पढ़ा है तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो कोई ऐसा ट्रिक्स आप बताना चाहेंगे या लॉजिकल ट्रिक्स या एलिमिनेशन टेक्निक जिससे कि वो क्वेश्चन हम सही कर पाए? सर चूंकि ज्योग्राफी का नेचर थोड़ा साइंटिफिक है तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक काम करते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। जैसे सोलर फ्लेयर वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसमें सर एलिमिनेशन टेक्निक काम कर सकता है, बिकॉज इसमें एक स्टेटमेंट ऐसा था जिसको थोड़ा सा कैची था और जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव नेचर था। लेकिन ज्योग्राफी के ज्यादातर क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज कई बार अगर 4 स्टेटमेंट दिए गए, 3 स्टेटमेंट दिए गए, तो एक स्टेटमेंट प्योर फैक्चुअल है। और अगर फैक्चुअल डाला गया है, आपको कोई साइज या कोई डिग्री डाल दी गई है, तो अब मान लिया जाए, आपसे बोल दिया जाए कि भैया बताओ कि सन के जो इंटरनल कोर है, कोर का टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको या तो पता है या नहीं पता है, और अगर आप उसी में कंफ्यूजन हो तो एलिमिनेशन आपके लिए रिस्की ग्राउंड हो सकता है। तो इसीलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में
ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं सर कंसेप्चुअली यहाँ पे जो है सॉल्व कैसे किया जाए। सर ज्योग्राफी शुरू करने से पहले लगभग 5 से 8 ऐसे टॉपिक हैं जो कि ज्योग्राफी और फिजिक्स से रिलेट करते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में, फिजिक्स में कौन कौन, मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने पढ़ा रखा है, मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म से काम नहीं चलेगा, अभी हटाओ अर्थ को। अभी ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे मैग्नेट किसको कहते हैं। मैग्नेट मान लेते हैं ये चुंबक है सर, और ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये स्टिक हो रहा है, क्या है इसके अंदर जो इस लोहे को ऐसे खींच रहा है, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। तो भाई फैक्टोरियल थ्योरी क्या है, दो ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ फैक्टर की थ्योरी पढ़ कुछ बेसिक थ्योरी, इसको हम आत्मा कहते हैं। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं मैं बताता हूं बच्चे 15 दिन, शुरुआत के 15 दिन तो तुमको कहीं नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, अगर इसको लगा डाला तो उसके बाद लाइफ झिंगा डाला। सो सर आपका एक चैनल भी आई थिंक अभिषेक कवे करके। सो बच्चों में अगर आप सर का चैनल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं सर के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर विजिट करें एक बार। सर इसमें एक बात मैं इंटरप्ट करूंगा, अगेन उन बच्चों के लिए जो अभी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, मैंने इकोलॉजी का, बेसिक इकोलॉजी के लगभग 6 से 7 लेक्चर डाले में उसके अंदर, और बहुत आधे घंटे में मैंने हर एक चैप्टर डाला हुआ है और उसको प्रिसाइज कर दिया। तो इकोलॉजी वाला सेक्शन जो है, मैंने ज्योग्राफी के बहुत सारे लेक्चर्स नहीं डाले, ज्योग्राफी के लेक्चर थोड़े लेंदी होते हैं, आप 7 लेक्चर्स में सफिशिएंट बेसिक जो थ्योरी है इकोलॉजी की, उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो थ्योरी पार्ट है, जैसे अभी मैं सर कुछ लिस्ट लेकर के आया हूं, 7 टॉपिक्स में हर एक सेक्शन में लाया हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार बच्चों को ये 7 टॉपिक्स जो है बता दूं। अब जैसे मैं शुरुआत करूंगा इकोलॉजी से, और मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट कर ले। वैसे मैं इसका पीडीएफ भी और जो डिस्क्रिप्शन भी है वो सर को मुहैया करा दूंगा। सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट और स्पेसी डाइवर्सिटी। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं इकोलॉजी की। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, हॉटस्पॉट किसको कहते हैं, और स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाएं। दूसरा है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके मैंने पॉइंट वाइज अपने वीडियो में डाल रखे हैं। तीसरा है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। अगेन यहां ध्यान रखना, इकोलॉजी में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा सेक्शन है, तो आपको वो सेक्शन पढ़ने हैं सर जो करंट अफेयर्स में है। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड बायोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कन्वेंशनल टॉपिक है, इसको छोड़ के अगर इकोलॉजी में कोई एक थ्योरी पढ़नी है तो ये आपको पढ़ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड बायोम्स। इसके बाद कंजर्वेशन एफर्ट इन इंडिया, न्यूज में रहते हैं हमेशा, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर, अगेन इसमें वही पढ़ना है जो आपको बेसिकली करंट अफेयर्स में रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में जो न्यूज में रहे हैं, चाहे वो टाइगर एफर्ट्स है, एलिफेंट एफर्ट्स है, राइनोसोरस एफर्ट्स है, वही पढ़ना है। फिर है इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल लॉज, इन लॉज को एक बार जरूर देख लेना, इसका कॉम्पाइलेशन आपको किसी भी स्टैंडर्ड किताब में मिल जाएगा, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सब के बेसिक, बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट। और इन सब टॉपिक के, जैसे मैं यूजुअली क्लास में बताता हूं सर, इन सब टॉपिक के 5 पॉइंट्स, और हर एक टॉपिक का 5 पॉइंट पढ़ लिया, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और फाइनली लास्ट वाला सेक्शन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर करंट अफेयर्स में, वो है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। जैसे लैंटेना एक खास तरह का प्लांट है जो कि जहां जाता है, बेसिकली इनफैक्ट हम लोग बिहार में उसको सर कुरकुस्सी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये खास तरह का इन्वेसिव स्पीशीज है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। अभी लास्ट ईयर में लगभग 2-3 महीने तक ये न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था ये देख लो। इसी तरह से प्रोस्पोरिस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, और क्या इनके इंपैक्ट होते हैं, क्या इनके कंट्रोल मेजर्स। तो ये 7 टॉपिक आपको पढ़ लेना है इकोलॉजी में। फिर हम आते हैं 7 टॉपिक ज्योग्राफी के। अगेन इसमें भी इकोलॉजी, और चूंकि ज्योग्राफी और इकोलॉजी में बहुत सारा सिमिलैरिटी है, तो इनमें कौन कौन से, सबसे पहले मैं इसमें क्लाइमेटोलॉजी, बिकॉज लास्ट 2 साल से क्लाइमेटोलॉजी जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा मैंने अभी तुरंत बताया थोड़े समय पहले, अगर क्लाइमेटोलॉजी बिल्कुल ही नहीं आप पढ़े हुए हो तो थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है। इसमें क्या, मॉनसून, जेट स्ट्रीम, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। फिर सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, इनफैक्ट जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें सॉइल टाइप, डिग्रेडेशन, एनसीईआरटी बेस्ड है, पढ़ लोगे आप। इसके बाद वाटर रिसोर्स एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, न्यूज में रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट डाले हैं, इसको पढ़ लेना, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी, जैसे साइक्लोन, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर सर इस बार न्यूज में रहा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाया था, और इंडिया में भी फॉरेस्ट फायर हुए हैं। तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है,
क्या ये इकोलॉजी के लिए जरूरी है? कुछ एक एरिया में है सर, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया में इस तरह का क्लाइमेट नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ये सब थोड़ा देख लेंगे। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्रॉपिंग पैटर्न, ध्यान रखना एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए नहीं, ये एक ऐसा जिस एक्सप्लोर सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं डिटेल सर इसके बारे में कुछ डाल रखा है, जैसे पीएम कुसुम है, वो सर आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेंगे। जो लाइक पीडीएफ बनाया, ये बच्चों के साथ मैं एक बार शेयर कर दूंगा। यस सर, मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। इसके बाद सर अर्बनाइजेशन और एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जियोमॉर्फोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन ह्यूमंस, जैसे माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, डैम कंस्ट्रक्शन, इन सबसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लास्टली हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स में। ये चूज करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन थोड़ा मैंने रिसर्च कर करके कुछ टॉपिक्स लाए, जैसे यूनाइटेड नेशन और जो ग्लोबल समिट्स है, ये तो ऐसे भी इन जनरल आपको इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और भी, जैसे अब अगर कॉप 28 की बात करें तो केवल कॉप 28 नहीं याद करना, कॉप 28 के आउटकम्स क्या है ये भी आपको याद करना है। जैसे ग्लोबल स्टॉक टेक 2023 का है, आपको एक बार उसको देख लेना। इसके बाद न्यू इन्वायरमेंटल पॉलिसी इन इंडिया, इसको जरूर एक बार देख लेना। जैसे जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स है, उनमें क्या गवर्नमेंट ने क्या कोई चेंज लाया है नहीं लाया, इसको देख लेना है। क्लाइमेट डिजास्टर, जैसे सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, इसके ऊपर इससे पहले भी एग्जामिनेशन पूछा गया था, लेकिन यह स्पेसिफिक सेक्शन। एक चीज मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा, जैसे नेशनल पार्क हो गया, कौन सी रिवर के बगल में कौन सी नेशनल पार्क है, इस पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक चीज और इसमें जानना चाह रहा था सर, क्या सभी वेटलैंड्स का नाम याद करना होगा? रामासार जो साइट्स हैं, क्या ये जरूरी है, या फिर क्या सभी जीआई टैग्स को कौन कौन सी प्रोडक्ट मिला है सब याद करना जरूरी है, या फिर कुछ मेजर वाला याद करना? सर इसमें बस एक फिल्टर लगा लिया सर, करंट अफेयर्स। ओके, ठीक है सर, पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द स्काई, ठीक है। लेकिन आपको किसी एक सब्जेक्ट में आप 100 to 100 नहीं लाना है। आपको ये याद रखना है कि आपको जो जनरल स्टूडेंट्स है उनसे आपको कट ऑफ पार करना है। तो इसीलिए जो करंट अफेयर्स है, आप देखेंगे कि सर अगर ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन 10 पूछे गए, 10 में से 8 क्वेश्चंस वो होंगे सर जो करंट अफेयर से लिंक्ड होंगे। इसलिए करंट अफेयर्स को ध्यान रखना। अगर जैसे मान लेते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है, या कोलदेव के बारे में पूछा गया है, या काजीरंगा के बारे, तब ही पूछती है जब किसी कारण से करंट अफेयर्स। अच्छा, आपको लगेगा मेरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हुआ है, धोखा क्या होता है भाई, आपका करंट अफेयर्स ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है। करंट अफेयर्स का फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दो और टॉपिक की बात मैं करूंगा इसमें, प्रोटेक्टेड एरिया और वाइल्ड लाइफ सेंसस के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंसस इस बार न्यूज में रहा, ये आप पढ़ लेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, लिस्ट यहां दिया गया है। हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सोलर पार्क के बारे में, इंडिया का जो नेट जीरो गोल इमिशंस का है वो भी एक देख लेंगे। लास्ट के दो है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, कोर्ट रूलिंग्स भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इनके रूलिंग्स। हाँ एग्जैक्टली, अभी हैदराबाद का जो इशू हुआ, हैदराबाद वाले क्वेश्चन यूपीएससी बना चुकी होगी अब तक, लेकिन फिर भी एक नजर इस तरह के इश्यूज में रखना। और लास्टली इकोलॉजिकल मूवमेंट और सिटीजन एक्टिविज्म। सिटीजन एक्टिविज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहा है इसको, जैसे कि दिल्ली में जो इमरजेंसी एक्शंस हैं, या जो एक नया कैंपेन चला है ग्रेट निकोबार कैंपेन, सेव निकोबार कैंपेन, ये सारे कैंपेन्स पे ध्यान रखना है। सर मैं बच्चों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, हसदेव की जो फॉरेस्ट है उड़ीसा में, आई थिंक आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसकी डिफॉरेस्टेशन हाई लेवल पे की जा रही है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। मे भी यूपीएससी पूछ सकती है यहाँ से, क्योंकि ये चीज ज्यादा न्यूज में नहीं है और यूपीएससी चीजों को पकड़ती है। मोटे तौर पर कुछ कंसेप्ट भी पूछ सकती है सर, जैसे दो ये लगेगा कि कंसेप्ट जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स से है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं है। जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ, ये कंसेप्ट हम लोग ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ। आप डेवलपमेंट करेंगे तो एनवायरनमेंट गड़बड़ होगा, तो इसको लेकर के कई सारी बेसिकली स्टेटमेंट, जैसे अभी जो अमर्त्य सेन है, उन्होंने एक इंटरनेशनल मीटिंग में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ट्रेड ऑफ पे बहुत सारी बातें करी थी। तो कई सारी चीजें निकल के आती, तो अगर आप बेसिकली अपडेटेड रहें करंट अफेयर से, वो आपको सारे सब्जेक्ट में मदद करने वाला है। सो आज हमने अभय सर से बात की, ज्योग्राफी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस मुझे बेसिकली जो बच्चों ने मेरे से पूछा था कमेंट में, वही मैंने सर से पूछा है। इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग तैयार करें लास्ट मिनट के लिए, उस पर एक अलग पॉडकास्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अभय सर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सो जाते जाते अभय सर आपको 2 लाइन में कुछ सलाह देना चाहेंगे, जो लास्ट टाइम का एक हम कह सकते हैं लास्ट मिनट टिप्स के तौर पे। सर आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? सर हम कहना चाहेंगे कि मकबते इश्क का इस दुनिया में है निराला उसूल, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद रहा। इसका मतलब भी सब, मकतब का मतलब होता है स्कूल। तो
यहाँ इश्क का स्कूल, इश्क का मतलब केवल वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, हाँ। इश्क का मतलब जैसे यूपीएससी भी एक इश्क है, हाँ। और इसका उसूल है कि छुट्टी नहीं मिलेगी अंतिम दिन तक। अगर आपको सबक याद है तो अंतिम दिन तक रिवाइज करते जाए, सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। बी मोटिवेटेड, जो आपने किया है, आपकी स्ट्रैटेजी है, आप स्ट्रैटेजी से एग्जामिनेशन क्रैक करें। सो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।